बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक डॉक्टर से मजलूब आदमी के पास आकर अक्सर बैठा करते थे और इनके पास अपना काफ़ी वक्त गुजारा करते थे। क्योंकि डॉक्टर इन मजलूब बुजुर्ग के पास आकर बैठते तो इनको दिली तस्कीन हासिल होती थी। डॉक्टर भी यही सोचता था कि इस अल्लाह के नेक बंदे के पास आकर बैठने से कुछ हासिल हो जाएगा। खैर, डॉक्टर साहब को मजलूब के पास आते जाते काफ़ी अरसा गुजर गया। एक बार इन मजलूब बुजुर्ग की तबीयत ख़राब हो गई। इन्होंने डॉक्टर साहब को मरने से पहले एक चीज़ खिला दी। जैसे ही डॉक्टर साहब ने वो चीज़ खाई तो डॉक्टर साहब भी मजलूब बन गए। अब एक MBBS डॉक्टर, जो कि अपने काम में काफ़ी माहिर था, कुछ किए बगैर इन्होंने दुनिया से अपना राब्ता मुनक़ता कर दिया। अब डॉक्टर साहब बगैर कपड़े पहने इधर उधर घूमते रहते थे। इनकी हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि ये एक ही पजामा पहने रहते थे और अपने आप में ही मगन रहने लग गए। अब डॉक्टर साहब अपने शहर के अंदर घूमता रहता था, इसका कोई एक ठिकाना नहीं था। ये कभी कहाँ पर तो कभी कहाँ पर गुजारा करता था। इनके शहर के अंदर एक हकीम साहब की दुकान थी। मजलूब डॉक्टर साहब इनके पास आकर अक्सर बैठा करते थे और हकीम साहब के पास अपना काफ़ी टाइम बसर करते और उठकर चले जाते। हकीम साहब की एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से दोस्ती थी। इन बुजुर्ग ने एक बार हकीम साहब के पास जाने का इरादा किया। जैसे ही इनको टाइम मिला तो ये हकीम साहब की दुकान पर आकर हकीम साहब के पास बैठ गए। अभी कुछ ही देर हुई थी तो मजलूब डॉक्टर साहब भी हकीम की दुकान पर आकर बैठ गए। जब हकीम साहब ने डॉक्टर को देखा तो ये इनसे कहने लगे कि अभी मैं कुछ देर के लिए मसरूफ़ हूँ, मेरे मेहमान आए हुए हैं, मैं इनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ रखें। हकीम साहब ने इनको इशारा देते हुए बैठने का कहा तो डॉक्टर साहब एक तरफ बैठ गए। अब बुजुर्ग और हकीम साहब आपस में बातें कर रहे थे। अचानक बातें करते हुए बुजुर्ग की नज़र डॉक्टर साहब के ऊपर जा पड़ी। डॉक्टर साहब इन्हें गौर से देख रहे थे। जब बुजुर्ग ने इनकी तरफ देखा तो डॉक्टर साहब ने अपनी नज़र हटा ली और इधर उधर देखने लगे जैसे ये इन्हें देख ही ना रहे हों। जब बुजुर्ग इनसे नज़र हटा लेते तो डॉक्टर साहब दोबारा इन्हें देखने लग जाते थे। हकीम साहब की दुकान पर एक कापी और पेंसिल रखी हुई थी। डॉक्टर साहब ने ये कापी और पेंसिल उठाई और इस पर अरबी के कुछ अशार लिखने और गुनगुनाने लगे। अब बुजुर्ग ये सारा मंजर देखकर काफ़ी हैरान हुए कि एक बंदा MBBS डॉक्टर, इसका अरबी के साथ क्या काम, जबकि डॉक्टरों को तो पूरी तरह से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पर ये अरबी के अशार पढ़ रहे थे। जब बुजुर्ग ने तवज्जो के साथ ये अशार सुने तो इन्हें समझ लग गई कि ये अशार मोहब्बत इलाही के हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब उठे और उठकर जाने से पहले हकीम साहब से कहने लगे कि अब मैं जाने लगा हूँ। हकीम साहब ने कहा कि क्या वजह है डॉक्टर साहब, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? एक तो आप आजकल मेरे पास बहुत ही कम आते हैं और ऊपर से आप हमारे यहाँ से जल्दी जा रहे हैं। ऐसे तो ना करें, कुछ देर हमारे साथ गुजार लें। डॉक्टर साहब ने हकीम साहब को जवाब दिया कि अब हम दाल हो गए हैं। ये बात कहकर डॉक्टर साहब हकीम पास के हाथ से चले गए। हकीम साहब ने इन बुजुर्ग से फरमाया कि क्या आपको समझ आई कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। हकीम साहब ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अब हम दाल हो गए हैं, यानी कि उन्होंने अब को पहले और दाल को बाद में कहा है। अगर इन दोनों को इकट्ठे मिलाया जाए तो इससे मालूम होता है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अब दाल हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अब को पहले और दाल को बाद में कहा है। बुजुर्ग साहब ने हकीम साहब से कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, अल्फाज तो ये ऐसे ही बनते हैं। फिर इन्होंने एक अदसा मंगवाया जो हरूफ को बड़ा करके दिखाता है। इसकी मदद से इन्होंने डॉक्टर साहब की लिखी हुई तहरीर पर देखा तो गौर करने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इस पर अरबी के खूबसूरत अशार लिखे हुए थे, जिसको पढ़ने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि कोई अच्छे से अच्छा कातिब भी ऐसे नहीं लिख सकता। एक मुल्क के बादशाह पर बुरा वक्त आ गया। इसके मुल्क के हालात काफ़ी तंग हो गए। रियाया इससे खुश नहीं थी। इसकी रियाया का इस पर से भरोसा उठ रहा था। इसके हाथ से सारे मामलात रेत की तरह फिसल रहे थे। बादशाह सोचने पर मजबूर हो चुका था कि ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए
किसी ऐसे बंदे से मदद लेनी चाहिए जो मेरे मुल्क के हालात ठीक कर सके, जिससे मैं लोगों को खुश कर सकूं और अपनी रियाया को अपने काबू में रख सकूं। अगर ऐसा ना हुआ तो कल को ये बगावत करके मुझसे तख्त छीन लेंगे। एक बार इसने अपने वजीर को बुलाया और इससे मशवरा किया कि कुछ ऐसा बताओ कि मैं लोगों को खुश कर सकूं। मुझसे पूरे मुल्क के हालात देखे नहीं जा रहे, लोग बगावत पर उतर आए हैं। कल को ये ना हो कि ये लोग मुझे तख्त से नीचे उतार कर मारने लग जाएं। बादशाह के वजीर ने कहा कि फिक्र ना करें, हमारे साथ वाला मुल्क जिससे आपके दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इनसे मदद लेते हैं। इन बादशाह ने अपने मुल्क के अंदर काफ़ी खुशहाली के काम किए हुए हैं। इनका मुल्क दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आपको चाहिए कि इनकी मदद ले लीजिए। इनकी मदद लेकर हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में मालूम हो जाएगा कि किस तरह हम अपने मुल्क के हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। बादशाह ने उसी वक्त अपना एक कासिद बुलाया और कासिद को पैगाम दिया कि मेरे दोस्त मुल्क के बादशाह के पास चले जाओ और जाकर इसे मेरा पैगाम दो कि हमारे मुल्क के अंदर हालात बिल्कुल बेकाबू हैं, हमारी मदद कीजिए ताकि मैं अपने मुल्क को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। बादशाह का कासिद उसी वक्त रवाना हो गया। कुछ दिनों का सफ़र करके ये इस मुल्क आ गया। यहाँ पर आकर इसने अपने बादशाह का पैगाम इस बादशाह को दिया और इससे कहने लगा कि हमारी मदद कीजिए, हमारी माइशत ख़त्म हो चुकी है, हमारे बादशाह को आपकी मदद की ज़रूरत है। बादशाह ने कासिद से कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको पैगाम दूंगा, आप जाकर बादशाह को दे देना। बातों बातों में रात हो गई। अब बादशाह और ये कासिद बैठे हुए थे। बादशाह के पास जो रोशनी का दिया जल रहा था, इसकी रोशनी मध्यम होने लगी। बादशाह अपनी जगह से उठा और उठकर दिए के अंदर तेल डालने लगा और तेल डालकर इसको दोबारा जला दिया। अब ये कासिद सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। बादशाह दोबारा आकर अपनी जगह पर बैठ गया। अब कासिद को काफ़ी बेचैनी होने लगी कि वक्त का बादशाह होकर खुद दिया जला रहा है। आखिर इसने बादशाह से पूछ ही लिया कि बादशाह सलामत, आप अपने किसी मुलाजिम को भी कह सकते थे कि वो जाकर दिया जला देता। बादशाह ने जवाब दिया कि मैंने अपने सारे मुलाजमों से कह रखा है कि आप लोग रात होने से पहले अपने घरों को लौट जाया करें और जाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारें। बाकी रही मेरी बात, मैं अपनी देखभाल खुद ही करता हूँ, मैं अपनी रियाया को तंग नहीं करता, इसीलिए मेरे पूरे मुल्क के अंदर खुशहाली फैली हुई है। आप जाकर अपने बादशाह को पैगाम दे दीजिएगा कि वो अपनी रियाया के पास जाकर उनकी बातें सुने, उनके मसाइल हल करें, इनके साथ ऐसे पेश आएं जैसे वो इनकी अपनी औलाद हों। इस तरीके पर अमल करने से इनके मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। इनके मुल्क की सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि जो नेक दिल हाकिम होता है वो हमेशा सबसे पहले अपनी रियाया के बारे में सोचता है, बाद में अपने बारे में सोचता है, और इसी में ही किसी भी मुल्क की तरक्की का राज छुपा हुआ है। जो इस राज को पहचान गया तो इसका मुल्क भी तरक्की कर गया। जो इस राज को नहीं पहचान सका तो उसका मुल्क कश्ती में सुराख की तरह पानी में डूब जाएगा और वहाँ के हुक्मरान को खबर तक नहीं होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।